सुरक्षा सभा में अब जो बातचीत हम शुरू करने वाले हैं वो बेहद खास 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हम 1962 का भारत नहीं है। ये बदलाव कब से हुआ? ये उसके ठीक 5 साल बाद से बदल गया था। 1967 सेना ने अपनी ताकत दिखाई थी और उस मुहिम में जो उस समय जमीन पर चीनियों से लड़े थे, हालांकि अब मेजर जनरल के रैंक से वो रिटायर कर चुके हैं सेना से, लेकिन उस समय एक युवा कैप्टन के तौर पर मेजर जनरल शेरू थपलियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इनके साथ ही मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का भी स्वागत करना चाहूंगी। वो पहला सैनिक जिसने सियाचिन पर कदम अपने रखे थे और उसके बाद तो बाकी सब इतिहास है। सबने देखा है कि किस तरीके से कायदे आजम पोस्ट, बाना पोस्ट तक बना तिरंगा वहां सबसे ऊंची चोटी पर लहराता है। हालांकि अभी भी वहां पर लगातार संघर्ष जारी रहता है। इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिकेतकर जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक तरह से हम कहें तो मौजूदा दौर में जितनी भी सेना में आप रिफॉर्म्स देख रहे हैं उसके पीछे उनकी बहुत गहरी सोच है। लेकिन जनरल थपलियाल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 1967 में एक युवा सैनिक के तौर पर सामने चीन, 62 का एक्सपीरियंस, चीन तो आज तक कहता है कि 1962 याद कर लो। 5 साल में क्या था ऐसा हौसला भारतीय सैनिकों का जो चीन को उस समय पीछे धकेल कर आया था? देखिए, जो लड़ाई जो होती है ना, वो 2 सेनाओं के बीच में तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है इट इज अ क्लैश ऑफ विल्स। वो जो भी फर्म रहेगा, अपनी जगह में डट के रहेगा, जीत उसी की होगी। तो चाइनीज ने ये सोचा कि जैसे 62 में हुआ था, ये पीछे हट गए थे, नाथुला में वैसे ही होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारी फौज वहीं डटी रही, मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइनीज की बहुत कैजुअल्टी की। अभी ये जो यहाँ पर विवाद चल रहा है लद्दाख में 2 जगहों पर, एक तो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो और दूसरा गलवान वैली में, उसमें जो इम्पोर्टेंट, जो क्रिटिकल है हमारे लिए, वो है गलवान वैली। क्योंकि उससे अगर वो और वेस्ट की तरफ आ जाएं तो वो जो हमारा हाईवे है दरबुक श्योक और डीबीओ हाईवे, उसको इंटरडिक्ट कर सकते हैं। उनकी मंशा यही थी कि भारतीय सेना को पता लगने से पहले ही हम हाईवे पे बैठ जाएं ताकि उसके ऊपर कोई मूवमेंट ना हो सके। वो हमने उनका नहीं होने दिया और अभी हम आमने सामने हैं। अगर इस बात से कोई हल निकलता है, मेरे ख्याल से तो नहीं निकलेगा, तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको पॉलिटिकल लेवल पे जाना पड़ेगा। तब तक हमें वहाँ डटे रहना है, चाइनीज़ को वेस्ट की तरफ नहीं आने देना है। जनरल थपलियाल, मैं आपको 1967 वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप वो बातें हमसे साझा कर पाएं कि किस तरीके से कई 100 चीनी सैनिक वहां पर हमने मार गिराए थे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अचानक 5 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आप लोगों के पास वैसे हथियार रहे होंगे या वैसी चीजें रही होंगी। वो सिर्फ हौसला था। नहीं, देखिए, 62 के बाद में जब हमारी हार हुई चाइना से, उसके बाद में इंडियन आर्मी में बहुत सारे परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन आया कि हमारी जो माउंटेन्स में लड़ाई करने के लिए माउंटेन डिवीजन बनाई गई, जो पहले नहीं होती थी। तो उनका साजो सामान माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के हिसाब से उनको इक्विप किया गया। सबसे पहली चीज़ और बड़ी चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, जो हमारे पास 62 में जो साजो सामान नहीं था, हथियार नहीं थे, कपड़े लत्ते नहीं थे, बूट नहीं थे, वो सारी चीज़ें इंडियन आर्मी को मुहैया कराएगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी कहा है कि जो कमांडर ऑन द स्पॉट है उसकी विल पर डिपेंड करता है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे जो जीओसी थे वो जनरल सगत सिंह थे, आपने उनका नाम सुना होगा। 71 वॉर में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो वो जो थे बड़े तगड़े आदमी थे। वो चाइनीज़ ने क्या किया था 1965 में, जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो चाइनीज़ ने हमको अल्टीमेटम दिया कि आप नाथुला पास और जेलापला पास, जो कि नाथुला से थोड़ा दूर है, इन दोनों को वेकेट कीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड में दूसरी फॉर्मेशन थी, उनके जीओसी ने पास
वेकेट कर दिया और आज तक वो पास चाइनीज के पास, जबकि यहाँ जनरल सगत ने कहा कि कोई हटने का मतलब नहीं है, हम यहीं डटे रहेंगे और चाइनीज को नहीं आने देंगे। जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। हम 62 से अगर आज 2020 कहते हैं कि ये 2020 का भारत है, ये 1962 का नहीं। बीच में 67 आया, बीच में 80 का वो दशक आया जब लंबा स्टैंड ऑफ हमारा चीनी सेना के साथ चला था। उसके बाद डोकलाम भी आया और आज चाइना फिर अगर इस तरह की कोशिश कर रहा है जनरल कुलकर्णी, तो वो ये सोच समझ के कर रहा होगा कि इंडिया वाकई बदल चुका है, भारत अलग है। अब उसको भले वो जुमलों में इस तरह की बात कर दे, लेकिन असल में कंपेयर नहीं कर सकता। श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब और आज ये 1962 का भारत नहीं है। इसीलिए वो जानता है कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल की बातचीत करूंगा, पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहता है। ये क्यों बार बार आप देखते हैं, चाहे 2013 हो, 15 हो, 17 हो, कई बार इस तरह के वारदातें हुई हैं, लेकिन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली? कारण है, क्योंकि उनको मालूम है भारत ये सक्षम भारत है। भारत वो नहीं है जो उसने 1962 में देखा था। तो आज की तारीख में वो किसी तरीके से भी हिंदुस्तान की फौज के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं। हाँ, पर फिर लोगों का कहना है कि वो इस तरह की कार्रवाई क्यों करता है, उसके खुद की काफी कुछ अपनी बंदिशें हैं। वो क्या है, क्या आज आप देखेंगे कि चीन में क्या हो रहा है। चीन में उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाए या नहीं कर पाए, वो देखना है हमने। उन्होंने वादा किया कि 2020 तक पर कैपिटा इनकम डबल करेंगे, नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि वुहान के वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में चीन जो है बैकफुट के ऊपर है। उसने देखा कि साउथ चाइना सी में, जिसको वो अपना बैकयार्ड समझता था, बाकी देशों के साथ वो अब, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे मलेशिया हो, तो उनके साथ उनकी अनबन है। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है ये जो है, ये जो फ्री नेविगेशन है, इसमें आप कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। तो और आप देखेंगे कि चीन जो है धीरे धीरे अपनी जो स्थिति जो मजबूत करना चाहता है, और उस मजबूती में अगर वो दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 14 देश हैं जिनके साथ चीन का बाउंड्री है, लेकिन उन्होंने 12 देशों के साथ बायलैटरल एनोनिमिटी में अपने आप चुपचाप अपना समझौता करके बैठे। 2 ही देश हैं जिनके साथ चीन का टेरिटोरियल बाउंड्रीज का डिस्प्यूट चल रहा है, एक है भारत और दूसरा है भूटान। अब वो ये चाहता है कि जो भी है पॉलिटिकल सेटलमेंट वो अपने तरीके से चाहता है। हम भी कहते हैं कि जो LAC है, अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, पेंगांग त्सो लेक जिसके ऊपर इतनी सब बातचीत हो रही है, जब मैं वहां पर था, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 हम हमेशा पेट्रोलिंग पे फिंगर 8 तक करते थे। वो आते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिंगर 4 तक नहीं आते थे और चले जाते थे। हम फिंगर 8 तक जाते थे, वापस आ जाते थे। तो ये जो है, पर इस बार उसने क्या किया, उसने फिंगर 4 पर आकर के अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। अब ये जो उसकी स्थिति और उसकी नीति में जो बदलाव आया है, ये देखने की बात है कि ये क्यों कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जनरल कुलकर्णी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं यहाँ पे। मैं असल में, क्योंकि दर्शक बहुत सोचते हैं कि ऐसा अगर होता होगा तो फिर कैसा होता होगा। आप उस समय की भी बात कर रहे हैं कि वो फिंगर 4 तक आते थे और उसके बाद उन्हें पीछे किया जाता था, पर कैसे होता है? पाकिस्तान की सीमा पर हम समझ लेते हैं गोलियां चल गई, वहां पर आर्टिलरी तक का भी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन चीन के साथ आप गोली नहीं चला सकते हैं। तो क्या करते थे उस तरीके से? क्या होता है, कैसे फिजिकली धक्का दिया जाता है चीनियों को कि आप अपनी सीमा में रहिए? नहीं श्वेता जी, आपको आश्चर्य होगा कि ये नहीं है कि चीन के साथ गोली चलती नहीं है या गोली चलाना, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं चीन के साथ हमारे 1993 से लेकर के आज तक, जिसमें अच्छी तरह हम जब जाते भी हैं, अमूमन प्रोटोकॉल्स हैं। अगर चीन का पेट्रोल हमारे सामने आता है, हम बैनर दिखाते हैं उनको, या हम यहाँ पर हैं, आप अपने इलाके से आप वापस चले जाएगा, हिंदुस्तान का है, LAC है, इसमें अनबन नहीं होनी। वो अमूमन हो सकता है आधा घंटा खड़ा रहे, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखने में आया है कि
थोड़ा सा गुत्तम गुत्ता या धक्का मुक्की हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, उसके बावजूद इसमें थोड़ा सा लगता है कि जैसे डोकलम हुआ या 2013 में हुआ जब उनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आ रहे थे, 2015 में हुआ जब उनके राष्ट्रपति ही भारत में आ रहे थे, 2017 में हुआ इनसे साफ जाहिर होता है कि इनको जो हुक्म मिल रहे हैं ये डायरेक्ट सीएमसी से आ रहे हैं, और सीएमसी के जो इंचार्ज हैं वो है प्रेसिडेंट जी। इसमें भी आप अगर वही इंचार्ज है, वही अगर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो वो क्यों चाहते हैं? वो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है दबाव बनाना चाहते हैं। चीन की एक मानसिकता है, पहले मैं कहूंगा कि चीन की जो नीति होती है वो संजू से वो लेते हैं, संजू से वो बहुत प्रभावित है। कैसे है? वो कहते, वो बार बार इस बात को मानते हैं कि अगर टोटल हमने अगर लड़ाई जीतनी है तो दुश्मन को बगैर लड़े जीतने की काबिलियत होनी चाहिए। तो उस रणनीति से वो अगर प्रभावित है तो वो रणनीति को वो किस तरीके से अमल करते हैं वो देखना जरूरी है। पहले अगर आप देखें तो कई बार वो आएंगे और चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया कि ये इलाका मेरा है, पर उन्होंने जमीन पकड़ी नहीं, चले गए। दूसरे रणनीति में उनका आता है वो आएंगे, जल्दी से आएंगे, बताएंगे नहीं, आएंगे और पकड़ करके बैठ जाएंगे। इससे क्या वो दिखाना चाहते हैं? लेकिन जो हमारी फौज है उसके साथ गुत्थम गुत्था करेंगे, वो गोली नहीं चलाएंगे। इसका क्या मकसद हुआ? कि वो एक पॉलिटिकली कहना चाहते हैं कि भाई हम पॉलिटिकली, बाकी सही बात है कि एक स्टेटमेंट, चीन के एक्शंस में एक स्टेटमेंट भी पढ़ना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शकेतकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसा कि हमने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए सर बताया था कि भारतीय सेना में अगर बदलाव हम देख रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण आप भी हैं। इसीलिए आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा करते हैं कि 1962 नहीं, ये 2020 की सेना है, तो उसमें वो सारे परिवर्तन, और वो परिवर्तन आपकी तरफ से बता देना कि ऐसा करना चाहिए और उसे इतनी जल्दी अमल में ला देना, ये क्या एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि आज सीडीएस हमारे साथ हैं, कि ताकि तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं? श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि पहली बात तो है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जब हम पर युद्ध ताप दिया था। उस समय मेरा प्रशिक्षण चल रहा था, मैं एकेडमी में था, और जब युद्ध समाप्त हुआ 19 नवंबर को, उसके कुछ महीने के बाद ही मैं एक तरुण अधिकारी के रूप में उसी क्षेत्र में गया, तवांग में, जहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और फिर मैं और जनरल कुलकर्णी हम लोग साथ में थे जब कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारे पास था। और जैसा कुलकर्णी जी ने अभी बताया, चाइना रिस्पेक्ट फर्मनेस, वो समझता है उस बात को जो उनकी भाषा में हम उत्तर दें। यांगसे नाम की जगह है वहाँ पर, एक कुलकर्णी साहब को पता है, वहाँ पर जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने यही किया जो आज यहाँ कर रहे हैं लद्दाख में। और फिर हमने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद आज के दिन तक कभी चीन ने वहाँ आने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब ये नहीं हमने गोली चला दिया, मिसाइल फायर कर दिया, बम डाल दिया, पर तरीके होते हैं। मुझे आज जो हो रहा है लद्दाख में उसका भी वही होगा। पर जो आपने प्रश्न पूछा कि ये क्यों हो रहा है, सब कुछ बात है, ये अचानक तो नहीं हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में जो संख्या वहाँ पर आई है वो कल सवेरे तो वहाँ से नहीं निकली और हेलीकॉप्टर से आके उतर गए हैं। इसकी पहल बहुत दिनों से चल रही थी, इसका उनने प्रशिक्षण किया होगा, इसकी उनने रिहर्सल की होगी, और उसके बाद इस क्षेत्र में आए हैं। चीनी युद्ध पद्धति का एक सिद्धांत है कि आप थोड़ी ज़मीन पकड़िए, उसको अपने काबू में लीजिए, उसको कंसोलिडेट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और यही हम देख रहे हैं कि लद्दाख में हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कोशिश की, वहाँ वो सफल नहीं हो पाए, बाराहुती में सफल नहीं हो पाए। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसको चलने देंगे। आज जो स्थिति है उसके बाद मुझे लगता है चीन को 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या भविष्य में वो ऐसा करेंगे। अगली जो बात है कि जो चीन ने ये वक्त क्यों ढूंढा, मार्च अप्रैल महीने का मैं क्यों दिया? चीन की आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये कोरोना के कारण, कोविड के कारण। पूरा विश्व उनसे नाराज है, अमेरिका उनसे नाराज है। चीन में आंतरिक जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, हांगकांग में हो रहे हैं, ताइवान के ऊपर से बवाल मचा हुआ है, साउथ चाइना में है। और जब आंतरिक परिस्थिति खराब होती है तो आंतरिक लोगों का ध्यान अलग करने के लिए इस तरह की कुछ कार्रवाई करती है। ठीक यही बात
चीन ने 1962 में भी की थी, उसके पहले 5 साल पहले उनका युद्ध हुआ था रशिया के साथ में, और उन्होंने ये मैसेज रशिया को देने के लिए कि यदि हम भारत के साथ कर सकते हैं तो हम आपके साथ भी करेंगे। ये स्थिति बन रही है। लेकिन जो हमारी सेना में, जैसा आपने पूछा कि जो बदलाव हुआ है, आज तीनों सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे सम्माननीय रक्षा मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेना को आखिर ताकत मिलती कहाँ से है? सेना को शक्ति मिलती है राजनीतिक नेतृत्व से। यदि किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है तो सेना कितनी भी बलवान हो, जब तक उनको आदेश नहीं मिलेंगे वो काम नहीं करेंगे। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा राजनीतिक जो नेतृत्व आज है बड़ा सबल है, और ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस बात की वास्तविकता से वो जानते हैं, अवगत हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि ठीक है, आप कीजिए। सेनाध्यक्ष जो हमारे हैं तीनों अनुभवी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अत्यंत अनुभवी हैं, उन्होंने खुद चीन के सामने काम किया है वलांग नाम के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज भारत की जो जनता है, भारतीय जनता की मानसिकता ये एकदम चीन के विरुद्ध हो गई है। अगली 2 बातें हैं श्वेता जी, कि भारत की 1 इंच भी जमीन शत्रु के हाथ में जाए ये कोई भी भारतीय पसंद नहीं करेगा। द लॉस ऑफ टेरिटरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। हम अपनी माता को भारत माता कहते हैं, ये हमारा वतन है। एंड देयरफॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके हैं, भारत की कोई जमीन शत्रु के हाथ में नहीं जाने देंगे, अन्यथा राष्ट्र उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो ये जो 62 में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और दूसरी बात है कि भारतीय सेना जिन इलाकों में चीन के सामने आज फैसला कर रही है, विश्व की कोई भी ताकत, कोई भी सेना वहां आकर के हमारी मदद नहीं कर पाएंगी। हमारा जो सेनाध्यक्ष जो काम, हमारी जो सेना काम कर रही है, हमारे वायुयान जो हैं 18,000 फुट की ऊपर पर रनवे बना हुआ हमारा है। यूरोप में दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई 13,000 फुट है, बस समाप्त है। तो इसलिए हमें किसी विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, रहना नहीं चाहिए। आप अपनी राष्ट्रीय संरक्षण को, राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते हैं। यू कैनॉट आउटसोर्स योर नेशनल डिफेंस। जरूरी है कि हम उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या तो लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित करें, या फिर ये उम्मीद करें कि शायद वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाए कभी। क्योंकि अगर हम नेचुरल फीचर्स के आधार पर कोई बॉर्डर मानेंगे तो हमेशा एक परसेप्शन की लड़ाई होगी, एक सोच की लड़ाई होगी। सियाचिन उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा कि अगर मार्किंग नहीं है जमीन पर तो इस तरह की लड़ाइयां आम रहेंगी। लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक वाकई एक प्रॉपर बॉर्डर हो चीन और भारत के बीच कभी? यही प्रयत्न था जो 1993 में जब मैं ब्रिगेडियर के पद पे काम कर रहा था सेना मुख्यालय में, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के समय जॉइंट वर्किंग ग्रुप था, उसका मैं सदस्य था। वो एग्रीमेंट बनाने में हमारा काम था उस समय। और चीन से हमने बात की थी कि भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती ना हो, जब तक कि हमारी सीमाओं का जो है समझौता ना हो जाए, हम इस बात को लिख के दें एक दूसरे को कि हम एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। वर्ड एग्जिस्टिंग वाज यूज्ड, चीन उसको नहीं माना। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले बता दिया है 1959 में। तो हमने उनसे पूछा कर ये बात थी, फिर युद्ध क्यों हो गया आपने हमसे? तो ये जो बात है इसको बहुत समय लगेगा। चीन नहीं चाहता है मैडम जी, चीन का नेतृत्व ये नहीं चाहता है कि भारत सीमा विवाद सुलझे। उनके फायदे की बात है ये, उसके विषय अलग है, लंबा चर्चा का विषय होगा। और भारत में हम नहीं चाहते कि हमारी शत्रुता चीन से बढ़ती रहे, हम नहीं चाहते ये बात है। क्योंकि हमारी पूरी शक्ति जो है, आप देखिए पिछले 2 महीने से पूरा केंद्र बिंदु लद्दाख 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 बन गया है। और उससे सेनाओं का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, अर्थव्यवस्था का ध्यान, विश्व का ध्यान उसके पर खड़ा होता है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हमारी भी इच्छा है कि ये बात सुलझ जाए। मुझे नहीं लगता है कि अगले 30 साल में, मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं भी आशावादी हूं, परंतु मैडम
निराशावाद और आशावाद के बाद और में एक वाद और practically- होता है, जी। उसको हम बोलते हैं यथार्थवाद। जी जी सो वो मुझे लगता नहीं है कि अगले 30 वर्ष में ये सीमा विवाद सुलझ जाएगा। कुलकर्णी जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, हम लोगों ने काम किया है। वो नहीं चाहता, चीन नहीं चाहता है। चीन बात does not want ये व्यवहारिक to solve सोच, the boundary लेकिन issue उसके with बीच India। एक सकारात्मक उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।